आज इस वीडियो में हम पार्टनरशिप में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की अकाउंटिंग को समझेंगे कि ये अकाउंटिंग किस प्रकार से होती है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो खेल होता है वो केवल और केवल रेशियो का होता है। अगर हम इसके रेशियो को सही निकाल लें तो हमारा पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाता है। अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन के में रेशियो को नहीं निकाल पाए या गलती कर दी रेशियो निकालने में तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं बच्चों से कहूँगा कि रेशो को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि पार्टनरशिप में जितनी भी हैं सब रेशो का ही खेल है। जितनी रेशो आपकी सही निकल जाएगी उतना क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर रेशो किस प्रकार से निकलेगी और कौन सी रेशो निकलेगी। यहाँ पर जो पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर होता है तो बाकी जो पार्टनर होते हैं वो गेन करते हैं। गेन करने का मतलब ये है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा भी अब उनको, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको मिल जाता है। तो वो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो रिमेनिंग पार्टनर गेन करते हैं। जब एडमिशन होता है तो वो सेक्रीफाइस करते हैं क्योंकि वो अपना हिस्सा छोड़ते हैं। और यहाँ पर जो है जब पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपना हिस्सा, वो कुछ हिस्सा जो है वो गेन करते हैं। अब वो कितना हिस्सा गेन होता है, कितना हिस्सा गेन नहीं होता है, वो रेशो की कैलकुलेशन के बाद ही पता लग पाता है। अब हम इसको समझेंगे रेशो कैसे, हम गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि गेनिंग रेशो निकलती है न्यू माइनस ओल्ड रेशो, तो इस प्रकार से वो गेनिंग रेशो निकल जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो नई रेशो क्या होगी, यहाँ पर नई रेशो जो पार्टनर की होगी ना, वो इस प्रकार से होगी। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस एक्वायर्ड पोर्शन ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। तो वो उस हिसाब से उनकी नई रेशो आ जाती है। हम इसको एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। एक केस है, केस 1 लेते हैं, जिसमें जो है जब वन पार्टनर रिटायर होता है और नथिंग उसकी, और उसमें जो है न्यू रेशो के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तब हम उसको कैसे न्यू रेशो और गेनिंग रेशो को निकालेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इसमें जो है मान लीजिए ए बी सी जो 3 पार्टनर हैं और वो 5:3:2 में वो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनकी। अब जो है बी रिटायर हो जाता है, तो बी का हिस्सा कितना था, 3/10। तो जब वो बी रिटायर होगा और ए और सी जो पार्टनर रह गए तो उनकी रेशो हो जाएगी 5:2, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ नहीं बताया कि वो कितना किस रेशो में बांटेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे अभी ये 5:2 होगी इसकी रेशो। और इस प्रकार से वो जो है बी के हिस्से को 3/10 को 5:2 में एक्वायर कर लेंगे। तो 3/10 का हम ए का शेयर निकालते हैं। पहले वो ए का शेयर निकालते हैं कि ए ने कितना एक्वायर कर लिया, कितने किस रेशो में उसने एक्वायर कर लिया। तो जो ए का जो 3/10 जो बी का हिस्सा है वो उसको 5:2 वाली रेशो में एक्वायर करेंगे ए और सी। तो उसका एक की रेशो आई 5/7। तो 5/7 आई 3/10 इंटू 5/7 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/14, या 15/70 कर लें, 15/70। और उसको जब हम 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को तो वो हो जाएगा 3/14। तो इस प्रकार से ये 3/14 हो गया। तो अब जो है ए जो है 5/7 उसका बांट रहे हैं और उसमें 3/14 और जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 13/14 और 65/70। ये रेशो आ जाएगी नई रेशो में। ऐसे सी जो है वो लेगा 3/10 को 2/7 में लेगा, तो ये हो जाएगा 6/70। और इसको जो है हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 3/35 आ गया। अब वो सी का जो हिस्सा हो गया 2/7 प्लस 3/35 हो गया, तो वो इजिकल टू हो गया 13/35 और 26/70। तो अब इनकी जो रेशो निकल कर आई, न्यू रेशो निकल कर आई 65:26। तो ये हो गई 5:2। तो ये इस प्रकार से न्यू रेशो निकल जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा और एग्ज़ाम्पल लेकर समझते हैं कि कैसे ये रेशो निकलेगी। अब एक नया एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इसमें जो रेशो दे रखी है पार्टनर्स की 5:4:1 दे रखी है, 5/10, 4/10 और 1/10। अब मान लीजिए इस रेशो में बांट रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा कि वो रिमेनिंग पार्टनर, अगर जब एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो वो किस रेशो में बांटेंगे, यहाँ कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है।
तो हम उसकी नई रेशो कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए, पहले मान लीजिए कि वो एक्स रिटायर हो जाता है। एक्स का हिस्सा कितना है, 5/10। जब 5/10 उसका हिस्सा है तो वाई और जेड का जो हिस्सा रह गया 4/10 रह गया, 1/10 रह गया, यानी 4:1। तो वो हो गया 4/5, 1/5। तो वो एक्स के हिस्से को 5/10 को वाई जो है 4/5 में बांटेगा और जेड जो है 1/5 में बांटेगा। तो हम निकालते हैं अब वाई की रेशो, वाई और जेड की रेशो निकालते हैं। यहाँ पर जो है एक्स का जो हिस्सा है 5/10 है और उसको वाई जो बांट रहा है 4/5 में बांटेगा, क्योंकि उसकी नई रेशो जो है 4:1 आएगी। और यहाँ पर इसका हो गया 5/10 इंटू 4, 4/5 = 2/5। तो अब जो है एक्स का हिस्सा हो गया 4/10 प्लस 2/5 = 8/10 और 4/5। ऐसे हम जेड जो है 5/10, जो एक्स का जो हिस्सा है वो 1/5 में देगा। 5/10 इंटू 1/5, तो ये हो गया 5/50 और इसका हम 5 से डिवाइड कर दिए दोनों साइड से, तो 1/10 हो गया। इस प्रकार से जेड का जो हिस्सा आया 1/10 प्लस 1/10 = 2/10 और 1/5। तो जो नई रेशो निकल कर आई वो आई 4:1। इसी प्रकार मान लीजिए हम वाई रिटायर होता है, तो वाई जब रिटायर होगा तो एक्स जो है एक्स का हिस्सा है 5/10 और जेड का हिस्सा है 1/10। तो अब जो है वो 5:1 में बांटेंगे इसको। तो यानी कि वो 4/10 जो हिस्सा है वाई का हिस्सा है वो उसको 5/6 और 1/6 में बांटेंगे दोनों पार्टनर, वाई एक्स और जेड। तो अब जब वाई रिटायर हुआ तो एक्स जो है हिस्सा बांटेगा 4/10 को 5/6 में, तो वो आ गया 1/3, यानी कि 20/60। 20/60 को हमने 20 से किया तो 1/3 हो गया। और वो एक्स का शेयर हो गया 5/10 प्लस 1/3 = 25/30 और इसको डिवाइड किया 5 से, तो ये हो गया 5/6। इसी प्रकार जेड ने हिस्सा लिया 4/10 1/6 रेशो में, तो वो हो गया 1/15, यानी 4/60 1/15 हो गया। अब जेड का जो शेयर है हम इसमें जोड़ देंगे 1/10 प्लस 1/15, तो ये हो गया, एक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5/30 और 5/30 को डिवाइड किए दोनों से 1/6 आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो नई रेशो निकल के आएगी वो 5:1 निकल कर आएगी। अब हम मान लीजिए जेड रिटायर होता है और जेड रिटायर होता है तो एक्स और वाई जो है उसको बांटेंगे 5:4 में बांटेंगे। तो ये जब बांटेंगे इससे तो जेड का हिस्सा कितना है 1/10। तो 1/10 जब हिस्सा है तो वो 5:4 में बांटेंगे तो 5/9 और 4/9। तो एक्स ने 5/10 को 5/9 में बांटेगा, तो ये आ जाएगा 5/90। 5/90 को 5 से डिवाइड कर दिया 1/18। तो इस प्रकार से एक्स का शेयर हो जाएगा 5/10 प्लस 1/18, ये हो गया 100/180 = 5/9 हो जाएगा कैलकुलेशन करके। वाई ने जब हिस्सा लिया 1/10 इंटू 4/9 में लेगा, तो वो हो जाएगा 4/90 = 2/45। तो इस प्रकार से जो उनकी रेशो निकल, जब हम इसको वाई जो अपने हिस्से में जोड़ेगा 4/10 प्लस 2/45 = 200/450 4/9, तो इसकी नई रेशो निकल कर आएगी 5 + 4। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये देख रहे हैं कि बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर क्यों ये इसको ऐड कर रहे हैं, जो हिस्सा निकाल कर आ रहा है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जो रिमेनिंग पार्टनर अपने हिस्से में क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो पार्टनर गेन कर रहे हैं। गेन करने का मतलब है कि जो टोटल शेयर है जो पार्टनरशिप में वो तो 100% है, उसको हम ना कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते। अब 100% जो बटेगा वो या तो तीनों पार्टनर में बटेगा या जो रिमेनिंग पार्टनर है उसमें बटेगा। तो अब वो 100 का कितना हिस्सा जो रिमेनिंग पार्टनर बांटेंगे वो हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि उस रेशो में जो वो हिस्सा गेन कर रहे हैं वो उनकी ओल्ड रेशो में जो आ रहे हैं उसमें ऐड कर देंगे, तो जिससे कि वो टोटल हिस्सा उनका निकल कर आ जाएगा और दोनों का हिस्सा जब निकल कर आएगा तो वो 100% हो जाएगा। या उसको आप 1 भी मान सकते हो। तो जिस प्रकार से भी करना चाहें उसको उसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो है ये हमने समझा कि जब उसमें रेशो के बारे में कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि किस रेशो में वो नए पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर जो है अपनी न्यू रेशो
होगी उनकी, तो इस प्रकार से अगर नई कोई भी डिफाइन की हुई नई रेशो तो हम इस प्रकार से उनकी न्यू रेशो निकाल लेंगे। अब हम दूसरा केस लेते हैं, जब व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर परचेज द शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन स्पेसिफाइड रेशो, यानी कोई स्पेसिफाइड हमें रेशो दी होगी कि इसमें वो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा इस रेशो में बांटेंगे, तो हम उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो हम समझते हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब हमें स्पेसिफाइड रेशो दी हुई है कि रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा है स्पेसिफाइड रेशो में बटेगा। मान लीजिए ए या बी सी जो है एग्जांपल में जो दे रखा है 1/5, 1/3 और 7/15, इस रेशो में वो अपने प्रॉफिट को बांट रहे हैं। जब सी रिटायर होता है तो उसका जो हिस्सा है ए और बी जो है 3:2 में बांट लेंगे। तो सी का जो हिस्सा है 7/15, 7/15 का मतलब है कि वो 3/5, 7/15 का 3/5 जो होगा ए लेगा और 2/5 जो 7/15 का जो है वो बी लेगा। तो उसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से होगी। तो 3/5 इंटू 7/15 इज इक्वल टू हो जाएगा 21/75। अब ये हो गया, ए ने इतना ले लिया, ये ले लिया। अब ये जो है ए के हिस्से में जुड़ जाएगा, 1/5 जो उसका हिस्सा है उसमें ये 21/75 जुड़ जाएगा। 21/75 जुड़ के तो वो हो जाएगा 36/75। ऐसे ही बी लेगा, 2/5 हिस्सा लेगा, 2/5 में लेगा, 7/15 को 2/5 में लेगा, तो वो हो जाएगा 14/75 और 1/3 प्लस 14/75 इज इक्वल टू हो जाएगा 39/75। तो ये हो गया तुम्हारा फॉरवर्ड शेयरिंग रेशो जो आएगी अब 36:39, तो ये हो जाएगी 12:13। तो ये हम इस प्रकार से ये रेशो निकल जाएगी। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा जो है एक ही पार्टनर ले ले। अब वो एक पार्टनर लेगा तो उसको हम वो कैसे उसकी रेशो निकालेंगे, उसको हम इस एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि ए और बी सी जो है 2:1 में बांट रहे हैं। अब जो है सी जो है वो इसमें यहाँ पर बी रिटायर होता है और उसका जो है हिस्सा सी ले जाएगा, यानी कि वो 2/5 बी का जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा सी ले लेगा। तो अब जो रेशो ये जो सी ने ले लिया तो सी की रेशो है 1/5, तो ये 1/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। अब ए का जो हिस्सा है वो तो सेम रहेगा 2/5, तो वो जो है उसकी जो नई रेशो निकलेगी 2:3 निकलेगी और इस प्रकार से ये रेशो निकल जाएगी। अब निकालते हम समझते हैं गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या होती है? न्यू माइनस ओल्ड रेशो। अगर कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तब हम गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे? जब कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो इस बारे में मैंने पहले समझा चुका हूँ कि वो जो उसी रेशो में बांटेंगे जो पुरानी रेशो होगी। जब जैसे मान लीजिए 5:2 3:2 में बांट रहे हैं, सी निकल जाता है तो ए और बी जो है 5:3 में ही बांटेंगे उसको। तो इसी प्रकार से अब हम लेते हैं जब हमें न्यू रेशो दी हुई हो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई हो, तो हमें गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे? गेनिंग रेशो निकलेगी यहाँ पर ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड, और हम इसको कैसे निकालेंगे वो अब समझेंगे हम। यहाँ पर एग्जांपल में लेते हैं कि वो पहले जो पार्टनर हैं 1:2 1/2 3/10 और 1/5 में बांट रहे हैं। अब जो है बी रिटायर हो जाता है मान लीजिए, तो बी जब रिटायर होता है तो ए और सी जो है किस रेशो में बांटेंगे? वो है 3:2 में बांटेंगे। तो ए जो नई रेशो है ए और सी की 3/5 2/5, ओल्ड रेशो है 1/2 और 1/5 जो हमें दी हुई है। अब जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1/10 और 2/10 का। तो अब जो नई गेनिंग रेशो जो होगी ए और सी की वो 1/10 = 2/10, तो वो हो जाएगी 1:2। इस प्रकार से ये गेनिंग रेशो निकल जाएगी। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें कैपिटल दी हुई है और वो जो ए और बी जो है जो उसका शेयर एक्वायर करेंगे सी का वो 6:4 में करेंगे। अब हम जो यहाँ पर जो है हमें रेशो नहीं दी गई किस रेशो में बांट रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो इक्वल बांट रहे होंगे। तो इससे ए का सी का जो हिस्सा हो गया वो 1/3 हो गया। तो 1/3 को वो 6/4
6/10 और 4/10 में बांटेंगे। यहाँ पर ए 1/3 को 6/10 में बांट रहा है, तो उसकी आ गई 2/10 या 1 और इक्वल टू हो जाएगा 1/5। ऐसे बी का जो हिस्सा है वो 1/3 इंटू 4/10 हो जाएगा 2/15। तो गेनिंग रेशो ए और बी की जो हो जाएगी 1/15 इज टू 1/5 इज टू 2/15, और ये हो जाएगी 3:2। तो हम जब न्यू रेशो निकालेंगे तो न्यू रेशो निकालेंगे। एग्जिस्टिंग रेशो जो है 1/3 है, और जो हमने जो हिस्सा परचेज़ किया है वो जो हमने परचेज़ किया है वो हिस्सा परचेज़ किया 1/5 और 2/15। तो जो नई रेशो इसमें हम इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करके जो आएगा वो 8/15 आ जाएगा और 7/15 आ जाएगा। तो न्यू रेशो जो ए और बी की आएगी वो 8:7 आ जाएगी। तो ये इस प्रकार से ये हमारी रेशो आ जाएगी, न्यू और गेनिंग रेशो दोनों हम इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे इसको। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ होता है, इसी प्रकार पार्टनर जो है डिसाइड करते हैं जब वो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो कि भाई हमारी जो है ये एसेट्स की वैल्यू जो है कम वैल्यू पर है, इस समय इसको एक्चुअल वैल्यू लाई जाए, और जो रिटायरिंग पार्टनर का है उसका हिस्सा उस एसेट्स के हिसाब से और लायबिलिटी के हिसाब से दिया जाए। तो अब यहाँ पर हम जो है उसका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करते हैं, जिससे कि वो उसकी एक्चुअल बुक वैल्यू पता लग सके और उसका जो हिस्सा है वो एक्चुअल के करीब आ सके। तो हम इसका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ को करते हैं। और एक है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने पहले भी पिछले चैप्टर में समझाया था कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम तब बनाते हैं जब हमने अपनी बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखाई गई है उसको चेंज नहीं करना, उसको उतना ही रखना है, और बाकी की जो एडजस्टमेंट होती है वो हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के हिसाब से कर लेते हैं। अब उसमें क्या, फिर भी मैं यहाँ पर आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले तो हम वैल्यू को जो उसका जो रिवैल्यूएशन के हिसाब से जो वैल्यू आई है, या और एसेट्स की जो वैल्यू आई है रिवैल्यूएशन के हिसाब से, और जो लायबिलिटी रीअसेसमेंट के हिसाब से जो लायबिलिटी की वैल्यू आई है वो हम निकाल लेते हैं, और उसको ऐसे एंट्रियाँ करते हैं जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो। तो जब वो उसके ऊपर जो प्रॉफिट आता है उसको हम उसमें ऑल पार्टनर्स में इसको बांट देते हैं। जब हमने इसको बांट दिया ऑल पार्टनर्स में, उसके बाद हम उसको फिर दोबारा से उस एसेट्स को उसी वैल्यू पर ले आते हैं, यानी कि हम उस जो हमने एसेट्स को रिवैल्यूएशन किया था तो उसकी रिवर्स एंट्री पास कर देते हैं, तो वो एसेट्स जो है एक्चुअल वैल्यू पर आ जाती हैं। अब जो यहाँ पर लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा, क्योंकि पहले तो हमने जो है प्रॉफिट या लॉस आएगा, तो अब रिवर्स कर रहे हैं, तो ये जो अगर पहले प्रॉफिट आया तो अब लॉस आएगा, लॉस आया तो अब प्रॉफिट आएगा। तो फिर उसको जो रिमेनिंग पार्टनर है उस रेशो में हम उनकी रेशो में हम उसको बांट देते हैं। तो इससे जो है हमारी जो बैलेंस शीट है जो एक्चुअल वैल्यू पर आ जाएगी, जिस वैल्यू पर जो बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटी की जो वैल्यू थी वो उसी वैल्यू पर आ जाएंगी जिस पर पहले थी। तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के द्वारा एडजस्ट करते हैं, बनाते हैं इसको। और जो पार्टनर का जो हिस्सा आ रहा होता है वो हम उसको पे कर देते हैं, या तो हम पे कर देते हैं या उसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके हिस्से को। इसको थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से हमने इसको करना है। यहाँ पर देखेंगे कि जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, रिवैल्यूएशन जो है एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं हम, और जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उसी हिसाब से हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं। अब रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ हो गया। अब जो भी इसमें जो प्रॉफिट आया वो ए और बी सी में बढ़ गया, और जो बी का जो कैपिटल होगी वो हम बी के लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे अगर हम इसको पे नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये बी का कैपिटल अकाउंट हो गया।
उसकी ओपनिंग कैपिटल हो गई, इसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया, और जो बाकी बचा जो 36,400 रुपये वो हमने पे नहीं किया, 20 वो हम उसको लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस प्रकार से हम बैलेंस शीट में इस प्रकार से दिखाएंगे लोन फॉर्म 36,400 रुपये। और हमारी एसेट साइड में जो जो बैलेंस शीट जो बनेगी एसेट साइड की वो इस प्रकार से बनेगी, और जो लायबिलिटी साइड की जो बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड होगी वो इस प्रकार से होगी। अब ये रिज़र्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो ये भी उसी तरीके से चलेगा जिस हिसाब से हमने उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में समझा था। यहाँ पर कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा, और जो पुराना जो ओल्ड जो भी रिज़र्व होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिज़र्व जो भी होंगे वो हम ऑल पार्टनर्स में ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिज़र्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, और जो भी बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या अकाउंटेड लॉसेज या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे वो हम उसमें वो क्रेडिट हो जाएंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। ये हम एंट्रियाँ यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्रकार से ये एंट्रियाँ हो जाएंगी। ये भी वैसे ही हैं जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में करी थी, खास कोई चेंज नहीं है, केवल फ़र्क ये है कि यहाँ पर एक पार्टनर जा रहा है और उसमें वहाँ पर एक पार्टनर आ रहा होता है, बस ये फ़र्क है। और इस प्रकार से ये बैलेंस शीट बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन में हम समझेंगे ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व फंड को, और यहाँ पर जो एडजस्टमेंट की गई है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के द्वारा की गई है, जो एसेट्स की वैल्यू में चेंज आया है, और जो भी लॉस हुआ है वो ट्रांसफ़र हमने ए और बी और सी में ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर देखेंगे रिजर्व फंड जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया 3:2, 3,000, 2,000, 1,000। तो इस प्रकार से ये आ जाएगी। सी की जो कैपिटल होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। और हम इसको बैलेंस शीट में एज ए लोन दिखाएंगे 10,950 का, और बाकी उसी हिसाब से उनके बाकी जो वैल्यू आएंगी वो रिवैल्यूएशन होने के बाद जो आई हैं वो यहाँ पर अपेयर हो जाएंगी। अब हम समझेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को। यहाँ पर हम गुडविल का ट्रीटमेंट समझेंगे। अगर हम गुडविल को पार्टनर टू पार्टनर में ट्रांसफ़र करते हैं तो हम जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और जो रिमेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे गेनिंग रेशियो के अंदर। और जो गुडविल की अमाउंट होगी वो उनके जो हिस्सा होगा इसका रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा होगा वो हम गेनिंग रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर में बांट देंगे। हो सकता है कि किसी एक पार्टनर को गेन हो ना हो, तो उस केस में वो उसी हिसाब से उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर गेन नहीं हो रहा है तो। और ये जो है इस प्रकार से हम अगर गेन हो रहा है तो गेनिंग रेशो में रिमेनिंग पार्टनर में बढ़ जाएगा। अगर गेन नहीं हो रहा है, वैसे तो गेन होगा ही होगा, क्योंकि जो है पार्टनर जब छोड़ के जा रहा है तो उसको गेन ही होगा। ऐसे केस में जो है सेक्रीफाइस रेशो नहीं निकल पाएगी, वो गेन ही होगा। और जो ए और बी जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उसमें गेनिंग रेशो में उसके हिस्से को बांट लेंगे, और वो हम उसके जो रिटर्निंग पार्टनर है उसको उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे, और जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके अकाउंट को उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे। इस क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं हम एक्स, वाई और जेड जो हैं 2:3:5 में बांट रहे हैं। अब वो जो है गुडविल जो है हमारे बुक्स में 50,000 रुपये की दिखाई हुई है। एक्स रिटायर होता है और उसमें जो है उसका जो रिटायरमेंट उसकी गुडविल की जो वैल्यू है 45,000 रुपये। तो यहाँ पर हम गुडविल को पहले तो तीनों पार्टनर में बांट देंगे, एक्स वाई जेड में बांट देंगे 50,000 रुपये को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। फिर हम जो है जो उसका जो हिस्सा आया 9,000 रुपये का इसका एक्स का, वो हम रिमेनिंग पार्टनर में बांटेंगे गेनिंग रेशो में। अब यहाँ पर देखेंगे कि वाई गेन कर रहा है 2/10 में और जेड को गेन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये कई बार ऐसा हो सकता है कि वो किसी एक पार्टनर को गेन ना हो। तो यहाँ पर जो है जो भी वो यहाँ पर हम उसका वाई को कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और एक्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। गुडविल का जो एक्स का हिस्सा है 9,000 रुपये। तो ये इस प्रकार से हम इसकी एंट्री कर देंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें कि एक पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल आई, यानी गेन नहीं कर रहा है वो।
अब हम इसको समझेंगे कि इसमें जो गुडविल जो जेड रिटायर हो रहा है उसकी जो गुडविल की वैल्यूएशन हमने करी 30,000 रुपये करी और उसका हिस्सा है 1/6। तो 1/6 हो गया, 1/6 है वो हो गया 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये मिलेंगे जेड को। अब वो जेड को मिलेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बांटेंगे गेनिंग रेशो में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक पार्टनर को गेन हो रहा है और एक पार्टनर को सेक्रीफाइस उसका हिस्सा जो है सेक्रीफाइस हो रहा है उसका। तो अब यहाँ पर उसको समझेंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो उसको हम जो है क्रेडिट करेंगे और जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे। इस कैलकुलेशन को इस प्रकार से हम समझते हैं। पहले तो देखते हैं हमारी जो है रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकली। 1/3 - 3/6 इजिकल टू 2 - 3/6 1 - 1/6 सेक्रीफाइसिंग रेशो। वाई की 2/3 - 2/6 2/4 4 - 2/6 2/6 ये गेनिंग रेशो निकल गई। तो 30,000 रुपये गुडविल की फर्म है और जेड का हिस्सा है 5,000 रुपये। तो अब जो है 5,000 रुपये तो मिलेंगे जो है एक्स जेड को, और 5,000 रुपये जो है जो उसको सेक्रीफाइस कर रहा है एक्स, जो उसको जो है जेड एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5,000 रुपये से, और जेड कैपिटल वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपये से। इस प्रकार से हमने दोनों क्वेश्चन ले लिए जहाँ पर एक कोई पार्टनर गेन नहीं कर रहा और जहाँ पर उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल रही है। तो ये हमने इस प्रकार से सभी तरह के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कवर किया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में भी जो गुडविल का वैल्यूएशन होगा वो उसी प्रकार से होगा जो जैसा मैंने पहले वीडियो में समझाया हुआ है, और उसी प्रकार से हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। यहाँ पर गुडविल के वैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हम समझेंगे यहाँ पर ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। वो भी वैसा ही है जैसा है कि पहले हमने उसमें समझा है अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर वगैरह में। यहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये होगा कि वो गेनिंग रेशो होगी और उसी प्रकार से ये एंट्रियाँ हो जाएंगी। वहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशो थी, यहाँ पर गेनिंग रेशो होगी और उसी प्रकार से होगी। अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और या उसका गेनिंग रेशो नहीं निकल रही है तो फिर उस हिसाब से जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया उसी प्रकार से उसका ट्रीटमेंट होगा। गेनिंग रेशो में हम तब बांटेंगे जब हम कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम उसको दूसरे तरीके से कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम उसको जो है कैपिटल अकाउंट के द्वारा नहीं एडजस्ट कर रहे तो हम उसको फिर वो वहाँ पर जो रेशो होगी पहले हम उसको ओल्ड रेशो में बांटेंगे, फिर इसको न्यू रेशो में बांटेंगे। इस प्रकार से पहले ऑल पार्टनर में हम न्यू ओल्ड रेशो में बांट देंगे और जो उसको जो द्वारा से राइट ऑफ करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जॉइंट JLP का जो है उस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर पेमेंट टू पार्टनर को। पेमेंट जो हम जो रिटायरिंग पार्टनर है वो उसको पेमेंट कैसे होगी। या तो हम उसको बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या हम उसकी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, या हम उसका जो है उसको रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये कई प्रकार से इसकी पेमेंट हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए इसका रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसको हम लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर हम रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और जो है जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और वो उस जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो उसकी लायबिलिटी को वो बियर करेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर हम इस केस में यहाँ पर लोन अमाउंट नहीं दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। हम पार्टनर को इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं हम और वो इंस्टॉलमेंट एक फिक्स इंस्टॉलमेंट हो जाएगी कि भाई 3 साल की इंस्टॉलमेंट है या 2 साल की, जितना भी उसका कैपिटल है हम उसको इक्वली पेमेंट कर सकते हैं। 2 साल में 3 साल में जो भी उसका है, जो भी उसकी किस्त बनती है, और उसके ऊपर जो पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो उसका इंटरेस्ट होगा वो हम उसको पे करेंगे उस लोन अमाउंट के ऊपर। इस प्रकार से ये पेमेंट उसको हो जाएगी, पेमेंट बाय इक्वल इंस्टॉलमेंट। जो अब है कैपिटल टू बी प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर मान लीजिए रिमेनिंग पार्टनर वो ये डिसाइड करते हैं
कि हमारी जो कैपिटल होगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होगी। तो ये मैंने पहले पिछले चैप्टर में समझाया था कि वो टोटल कैपिटल को जो है, जो टोटल कैपिटल आई है उसकी जो न्यू कैपिटल आई है उसको जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे। अगर जिसकी कैपिटल कम होगी वो कैपिटल ले आएगा और जिसकी कैपिटल ज़्यादा होगी वो अपना विड्रॉ कर लेगा अपनी कैपिटल को। इसको हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। इसमें क्या है कि वो रिमेनिंग पार्टनर ने फिक्स कर लिया कि 28,000 रुपये की हमारी कैपिटल फिक्स होगी। तो अब जो है इसको हम जो इसकी जो न्यू रेशो है 5:3 उसमें 5/8 और 3/8 में बांट देंगे। तो 5/8 और 3/8 में बांटने पे एक्स की कैपिटल आई 17,500 और जेड की कैपिटल आई 10,500। और इसकी एडजस्टमेंट करने से पहले जो कैपिटल थी एक्स की थी 19,650 और जेड की थी 9,150। तो यानी कि 2,150 जो है एक्स को ले जाएगा और 1,350 जेड कैपिटल लेकर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये कैपिटल जो होगी हमारी प्रोपोर्शनेट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी इस प्रकार से। अब एक हम समझेंगे कि जब रिमेनिंग पार्टनर जो हैं वो ये कहते हैं कि हम फर्म से पैसा नहीं देंगे, हम एक मिनिमम कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस को मेंटेन करेंगे और जो भी शॉर्टेज होगी वो हम लेकर आएंगे। तो उस केस में जो है कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से एडजस्ट होगा उसको हम समझते हैं। यहाँ पर हम जो है कैपिटल जो है हमारी जो दी हुई है एडजस्टमेंट के बाद 43,200 और 36,600 दी हुई है। 43,200, 36,600 और 11,200 की है XYZ की। अब जो है वाई रिटायर हो रहा है तो अब उसको कितना पैसा देना है, हमने उसको देना है 36,600 रुपये देने हैं हमने उसको। तो अब जो है हम जब 36,200 देंगे तो अब हमने जो है इसकी जो है पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि कितनी हमें पैसा और चाहिए कि उसको हम जो है उस रेशो में ले आएँ कि जो कैपिटल है हमारी वो एक्चुअल हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो कैपिटल है एक्स की कैपिटल है 43,200 और जेड की कैपिटल है 11,200। तो यहाँ पर इसको ये हो गया 54,400 रुपये। अब हम देखेंगे शॉर्टेज ऑफ कैश कितना है। हमने उसको पेमेंट करनी है 36,600 की। तो 36,600 और उसमें से हमारे पास 4,000 का पहले का कैश बैलेंस है तो हम उसमें से वो 4,000 को घटा देंगे। अब हमें 3,000 रुपये जो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। तो अब हमें चाहिए 35,600 एक्स्ट्रा चाहिए हमें। तो हम 35,600 को इसमें जोड़ देंगे जो शॉर्टेज ऑफ कैश है और वो वाई एक्स और जेड उसको लेकर आएंगे। तो टोटल कैपिटल जो हो जाएगी हमारी हो जाएगी पार्टनर की वो हो जाएगी 90,000 रुपये की। अब 90,000 को हम उनकी न्यू रेशो में बांट देंगे 3:2 में। जो न्यू रेशो आई 3:2 उसमें 54,000 रुपये की एक्स का हिस्सा आया और 36,000 रुपये का जेड का हिस्सा आया। और उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है 43,200 की और जेड की है 11,200 की। तो इसका मतलब 10,800 रुपये एक्स लेकर आएगा और 24,800 जेड लेकर आएगा। तो अब ये जो टोटल है ये 35,600 हो जाएगा और इस प्रकार से हम वाई को पेमेंट कर देंगे और हमारी कैपिटल भी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के प्रोपोर्शनेट में आ जाएगी। इस प्रकार से मैंने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टॉपिक के अंदर जो मेन चीज़ें थी मैंने बच्चों को समझाने की कोशिश करी है। अगर बच्चों को कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो या और डिटेल में समझना चाहते हैं तो वो कमेंट करके मुझे बता दें ताकि मैं उसमें और डिटेल में उस टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल दूं। और कोई उनका बच्चों का सजेशन हो जिससे कि वो ताकि वीडियो और अच्छी बन सके तो वो मुझे कमेंट करके बता दें ताकि मैं और अच्छी तरीके से और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ वीडियो को बनाकर उनके लिए डाल सकूं। मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना रिमोट एरिया में रहते हैं जो ट्यूशन की फ़ीस नहीं दे सकते, ये इस प्रकार से ये वीडियो उनके लिए बनाना मेरा मकसद है ताकि वो बच्चे घर बैठे अपना समझ सकें और उसको अच्छी तरीके से उनको चीज़ें समझ में आ जाएं और उनको ये ना हो कि उन्हें कोई समझाने वाला नहीं मिला। इस प्रकार से जो बच्चों को समझ नहीं आई हैं चीज़ें वो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके बना सकूं। अगर इस वीडियो में प्रेजेंटेशन में भी कोई कमी उनको लग रही है तो भी वो मुझे कमेंट करके बताएं।
इस प्रकार से। इस वीडियो में इतना ही।